हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम पेपर फर्स्ट से लेने वाले हैं, यूनिट फर्स्ट से। ये यूनिट फर्स्ट का 1.2 है, जिसमें हम निर्मितिवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली यूनिट फर्स्ट के मैंने अधिकांश क्वेश्चन अपलोड कर लिए, बट एक ही क्वेश्चन था जो कि तब मैंने छोड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको ही हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी यूनिट कवर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या पूछा गया हमें इसमें हमें पूछा गया है कि निर्मितिवाद से आप क्या समझते हैं। पहली बात ये बताना है कि निर्मितिवाद है क्या, मतलब आप क्या समझते हैं उससे, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट करना है। दूसरा, नियोजन एवं विकास के लिए अधिगम अनुभवों का वर्णन करना। हम उसकी प्लानिंग करेंगे और हम निर्मितिवाद का विकास करेंगे तो उससे हमारे जो अधिगम अनुभव हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या अधिगम अनुभव कैसे होंगे, तो इस बारे में हमें लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीटली पूछा जा रहा है बार बार पेपरों में। तो मैंने पहले छोड़ा था, पेपर देखने पे मुझे पता चला कि बार बार रिपीटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और 8 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो फिर इसको कवर करने की सोचा है। ठीक है, तो आज जो है पेज के पीछे का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है पेज में, तो थोड़ा अजीब सा दिखने में लग रहा है, लेकिन आप क्या करिए, एडजस्ट करने की कोशिश करिए। साथ में बोल रही हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो निर्मितिवाद के प्रवर्तक थे, यानी कि जिन्होंने निर्मितिवाद दिया है, वो किसने दिया था? जेनरॉम ब्रूनर ने दिया था। इनके देने वाले के नाम था, प्रवर्तक का नाम था जेनरे ब्रूनर। इसके अलावा इसके कुछ और नाम है, यानी कि निर्मितिवाद को किसी और नामों से भी जाना जाता है, जैसे संरचनात्मकता का अधिगम सिद्धांत, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो निर्मितिवाद को तीन इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। निर्मितिवाद का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो निर्मित मतलब निर्माण करना, निर्मित का क्या, निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ज्ञान का निर्माण करना। तो इसका हो जाता है ज्ञान का, निर्मितिवाद का शाब्दिक अर्थ हो जाता है ज्ञान का निर्माण करना। वैसे ही निर्मितिवाद का जो दूसरा उपनाम है वो क्या है? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक मतलब संरचना करना, निर्माण करना। किसकी संरचना करना? ज्ञान की संरचना करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है ज्ञान की संरचना करना या ज्ञान का निर्माण करना। तो ये है निर्मितिवाद का शाब्दिक अर्थ। अगर हम निर्मितिवाद की बात करें तो निर्मितिवाद के अनुसार अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण, हम लर्निंग पढ़ रहे हैं, अधिगम पढ़ रहे हैं, तो हमें ज्ञान से मतलब है, तो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके स्वयं करता है। मतलब निर्मितिवाद बोलता है ज्ञान को हमें उसे बताना नहीं पड़ता है, वो अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कैसे? वातावरण के साथ अंतः क्रिया। वातावरण मतलब अपने चारों और जो कुछ है उसके, जैसे वो कुछ अपने माँ बापों से बात करेगा स्टार्टिंग में, भाई बहनों से बात करेगा, तो वहाँ से उसको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ चीज़ों को देखेगा, पेड़ को देखेगा तो उसे पेड़ के बारे में, घर में गिलास देख रहा है, खिलौने देख रहा है, तो उससे वो नॉलेज को लेगा। तो वो उनका कहना है कि बच्चे को नॉलेज देनी नहीं, ठूसना नहीं उसके दिमाग में, बल्कि उसके नॉलेज का निर्माण करना है, उसको स्वयं अपने नॉलेज का निर्माण करना देना है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं उसके निर्माण करने में। किन अवधारणा पे डिपेंड है ये निर्मितिवाद? तो निर्मितिवाद के अगर हम अवधारणा की बात करें तो 3 अवधारणाएं हैं। इसमें पहला है कि ज्ञान का, तीनों अवधारणा किससे? ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं, ज्ञान के निर्माण के बारे में बताते हैं कि कैसे ज्ञान का निर्माण होता है। पहला है ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता भौतिक रूप से करता है। भौतिक रूप से करता है मतलब, भौतिक मतलब जो हमारे चारों दिख रहा है, जैसे हमारे चारों क्या दिख रहा है? घर दिख रहे हैं, परिवार दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, गाड़ी दिख रही है, जो कुछ दिख रहा है उनको देख के वो करता है। कब कर पाता है? जब वो उसके साथ सक्रिय अधिगम में संलिप्त होता है, मतलब सक्रिय होता है, उसे देख के समझता है, उसके बारे में चिंतन करता है, दूसरों से पूछता है, तब जाकर। जैसे माना उसने पहली बार गाड़ी देखी बच्चे ने, तो उसने देखा अरे ये क्या है, तो उसको किसी से सुना उसने गाड़ी है, ये देख रहा है ऐसा चल रहा है, इसमें कुछ गोल गोल से घूम रहा है, तो वहाँ से उसका निर्माण हो रहा है। तो मतलब उससे अपने भौतिक रूप से करता है या भौतिक वातावरण से करता है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता संकेतात्मक रूप से करता है। संकेतात्मक, उसके अपने चारों ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि रोशनी आ रही है, दिन में उजाला है, रात में अंधेरा, तो ये क्या संकेत है? तो उसे पता चला अरे उजाला क्यों हो गया, उसे फिर पता चला हाँ सूर्य से हमें लाइट मिल रही है इसलिए उजाला हो गया, अंधेरा हो गया क्योंकि अब सूर्यदेव छिप गए हैं। जैसे भी उसका निर्माण हो रहा होगा स्टार्टिंग में, तो उस तरह से वो समझ पाए। तो ऐसे अलग अलग, गर्मी का उसको संकेत मिल रहा है, ठंड का संकेत मिल रहा है, तो ये सब क्या है? संकेतात्मक रूप से भी वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। जो स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें वो स्वयं क्रियाएं करता है। जैसे उसे गर्मी लग रही है तो उसके प्रति वो क्रियाएं करने की कोशिश करेगा। भूख लग रही है, वो भी क्या संकेत है, तो क्रिया करेगा, रोएगा, उसे भोजन चाहिए होगा, तो इस तरह से। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता सामाजिक रूप से करता है। दूसरा किससे करता है? सामाजिक रूप से। समाज में रहता है उस लोगों के साथ अंतःक्रिया करेगा, उनसे बातें करेगा, उनकी बातों को सुनेगा, तो उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, सही बोल रहे, गलत बोल रहे, क्या सही है क्या नहीं है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है इस तरह से उसमें कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, तो मतलब सामाजिक रूप से करते हैं, जो अपने अर्थ को शब्दों में संप्रेषित करता है। जो भी वो समाज से सीखते हैं उसका अर्थ लेके कि उसने किस अर्थ में समझा है, और फिर जब उसको अभिव्यक्त करते हैं तो अपने शब्दों में उसको अभिव्यक्त संप्रेषित करते हैं, अपने बोलना, एक दूसरे से बातचीत करना, अपने शब्दों में उनको दूसरों को बताते हैं। तो ये थी इसकी 3 अवधारणाएं। इन अवधारणाओं से हमें ये पता चलता है कि निर्मितीवाद अधिगम डिजाइन या लर्निंग डिजाइन पर बल देता है। माने लर्निंग का डिजाइन करना है, लर्निंग को बनाना है, ना कि लर्निंग को दिमाग में डालना है, उसको याद कराने, रटाने की कोशिश करना है। सिंपल सा मतलब है, जो निर्मितीवाद है वो कहता है कि अधिगम लर्निंग का, ये ज्ञान का निर्माण करना है, ज्ञान को सिर्फ देना नहीं है, उसको रटाने की कोशिश करनी है। और रटाने को साफ मना करके बच्चे को कभी भी ज्ञान रटाना नहीं चाहिए, उसे कभी भी कोई चीज़ याद नहीं करानी चाहिए, बस उसको बनाने, उसे डिजाइन करने की छूट देनी चाहिए, उसको डिजाइन करने में हेल्प करनी चाहिए। तो ये बात करता है निर्मितीवाद। आगे बढ़ते हैं। निर्मितीवाद संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षा पर बल देता है। निर्मितीवाद जो संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षा है उस पर बल देता है, जिस हिसाब से संज्ञानात्मक कहता है कि इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, निर्मितीवाद उससे मतलब उसको क्या करता है, सपोर्ट करते एक तरफ से। ठीक है, संज्ञान का क्या मतलब है यहाँ पे? संज्ञान ज्ञान निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। संज्ञान मतलब जिसे हम संज्ञान का मतलब सीधे हमारे दिमाग से, जो भी हमारी दिमागी क्रिया है, जहाँ पे हमारा दिमाग यूज हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, चाहे हम किसी को समस्या को सॉल्व करें, कोई पुरानी चीज़ याद कर रहे हैं, कोई नई चीज़ देख के उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब क्या है? संज्ञान है, जहाँ पे हमारी मेंटल लेवल काम करता है, जहाँ पे हमारा दिमाग काम करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। संज्ञान ज्ञान निर्माण करने की एक प्रक्रिया है जिसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण करना, समस्या समाधान करना और अन्य अनेक प्रकार की मानसिक क्रियाएं शामिल, जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? संज्ञान में शामिल होती है। अब बात करते हैं संज्ञान के तत्व। संज्ञान के तत्वों की बात करें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, संज्ञान बोले मैं। निर्मितीवाद के तत्वों के बारे में लगभग हर साल किसी न किसी सेट में आ रखा है। आपको पता होगा टेलेट में 4 सेट बनते हैं। आप सेकेंड ईयर के बच्चे तो आपको इजीली पता होगा 4 सेट बनते हैं। तो ABCD किसी एक सेट में हर साल क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, निर्मितीवाद अधिगम डिजाइन के 6 तत्व, या निर्मितीवाद का आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। निर्मितीवाद के 6 तत्व हैं। 6 तत्व कौन कौन से हैं? उसमें है, पहला है आपका, इसके 6 तत्व, निर्मितीवाद के तत्व कौन कौन से हैं? 6 तत्व इसमें है। पहला है आपका परिस्थिति, फिर है आपको ग्रुपिंग, फिर आपका ब्रिज, फिर प्रश्न, फिर प्रदर्शन और फिर प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये उसके 6 तत्व होंगे। अब हम इन तत्वों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ये तत्व मतलब इन 6 तत्वों को इस तरह से जब हम इनको इंक्लूड करते, 6 तत्व जब आपस में क्रिया करते हैं, काम करते, तब जाके हमारा ज्ञान का निर्माण होता है। ये तत्व हमें ये बताते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं परिस्थिति हमारे किस हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो जब भी अध्यापक को क्या होता है, अपने स्टूडेंट को कुछ समझाना होता है, तो एक माहौल क्रिएट करता है उसको लेके। माना अध्यापक को बच्चों को आज धातु के बारे में समझाना है, तो एक माहौल क्रिएट करेगा अपने क्लास में, आसपास धातु की वस्तुएं रखेगा, देखेगी मेरे आसपास क्या धातु की वस्तुएं, या नहीं होंगे तो घर से कुछ नहीं मिलेगा, उसको चम्मच कटोरे तो ला ही सकते, वो लाने की कोशिश करेगा, उसके सामने माहौल क्रिएट उसने, तो बच्चे को एकदम से वो देखे। माना कभी भी उसने क्लास में चम्मच या कटोरा आते हुए नहीं देख, पहली बार देख रहा है, तो उसको जिज्ञासा उत्पन्न हो रही। तो मतलब एक माहौल को क्रिएट किया गया है। ठीक है, फिर उसको गुणों के बारे में बताएं तो उसको यूज़ करके बता सकते हैं। उसको आपस में बजाया तो हाँ, इसमें धातु में क्या होती है, आवाज़ होती है, उसमें अपनी एक चमक होती है, तो उस तरह से वो समझा सकते हैं। तो मतलब ये है कि सबसे पहले परिस्थिति काम करती है। अध्यापक विद्यार्थी को समझाने के लिए परिस्थिति का विकास करते हैं, अपने चारों ओर एक माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, जब वो परिस्थिति का विकास करता है तो उसको उस परिस्थिति का नाम देना होता है अध्यापक को। साथ में समस्या समाधान के लिए, साथ में जो भी क्रियाएं जब उसने परिस्थिति उत्पन्न करी और समझाने के लिए जो भी क्रियाएं उसमें यूज करी, जब उसने समस्या का समाधान करा है। एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है,
चाहे उसने उसको समझने में क्या, उसको समझाने के लिए समस्या समाधान का यूज करा है, चाहे उसने उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, चाहे निर्णय लेने, चाहे निष्कर्ष निकालने या लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया की है, जो भी उसने उस क्रिया में किया है उन सब का वर्णन भी इसके अंतर्गत किया गया था। मतलब जो परिस्थिति निर्माण है, एक तो समझाने के लिए परिस्थिति का निर्माण देगा, जिस परिस्थिति का निर्माण करेगा उसका नाम देगा कि नाम क्या है इसका, साथ में उसको समझाने के लिए जो क्रिया मानव से समस्या का समाधान किया है, प्रश्नों के उत्तर पूछे हैं, कोई निर्णय लिया है, कोई निष्कर्ष निकाला है, या लक्ष्य निर्धारित किया है कि अच्छा मैं आज माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, इससे बच्चों को क्या मिलेगा, तो क्या लक्ष्य होगा, क्या उद्देश्य है, तो वो निर्धारित किए हैं, तो वो सब क्या होगा उसको वर्णित करना होगा, उन सब के बारे में बताना होगा। साथ में ये वर्णन करने के अलावा जब वो अपनी परिस्थिति को क्रिएट करता है तो अध्यापक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, क्या उम्मीद करता है, ये भी उसको बताना होता है अपने परिस्थिति के अंतर्गत। साथ में ये उसने टीचर ने क्या उम्मीद करी कि जब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो बच्चे क्या सीखेंगे, जब मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करूंगा। साथ में ये भी बताना है कि बच्चे स्वयं उसका क्या अर्थ निकालते हैं। जब उन्होंने बच्चे को बताया, अब ज़रूरी तो नहीं टीचर जिस सेंस में बच्चों को समझाना चाह रहा है बच्चे उसी सेंस में उस चीज़ को समझते हैं। उनके कुछ अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जिसके आधार पर उन्हें कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तो बच्चे ने क्या समझा है उसको भी क्या होता है इसमें हमें बताना होता है, लिखना होता है। जब हम क्या करते हैं, हम क्लास में गए, हमें आज धातु पढ़ाना है, उदाहरण के लिए ले रही हूँ, धातु पढ़ाने के लिए हमने क्या करा है, माहौल क्रिएट कर अब हमें धातु पढ़ाना है। तो हम बच्चों को ग्रुप में करेंगे, हम बच्चों को बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, पहली लाइन में दो चार बच्चे बैठ रहे हैं, फिर उसके पीछे बैठ रहे हैं, उसके पीछे बैठ रहे हैं, या बीच बीच में गैप है, तो जो भी है, या हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हम ग्रुप बनाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुपिंग जो होती है, ग्रुपिंग या समूहीकरण, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ग्रुपिंग के 2 वर्ग होते हैं या 2 भागों में हम ग्रुपिंग को बांट सकते हैं। पहले कैसे बांट सकते हैं, विद्यार्थी के बेस पे कि हम विद्यार्थी को कैसे रखेंगे, ठीक है। विद्यार्थियों का समूहीकरण कैसे किया जाए, पहला ये है जैसे कि संपूर्ण कक्षा के रूप में हम पूरी कक्षा को एक ही ग्रुप मान लें, या व्यक्ति रूप से मतलब कुछ बच्चों को ग्रुप बना लें, जैसे 2 बच्चों का, 4 बच्चों का, 6 बच्चों का, 8 बच्चों का ग्रुप बना लें। और दूसरा, जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप बनाने के आधार क्या है, तो हमें ये भी उसमें बताना होता है। समूह बनाने के लिए किस आधार का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये हमारा ग्रुपिंग में आ जाता है। जैसे कि हमने ग्रुपिंग में पूरी कक्षा को एक ही माना, तो हमने किसके बेस पे ग्रुपिंग कर ली, कक्षा के बेस पे कर ली। अब फिर हमने मतलब 4 बच्चों का ग्रुप बना, अब हमने किस बेस पे करी, माना हमने उसकी समान प्रकृति वाले बच्चों को एक ग्रुप में लिया, तो दूसरी आधार क्या हो जाएगा, उनकी प्रकृति हो गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा भाग है इसका, वो है विद्यार्थियों को समझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में। अब हम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो सामग्री यूज कर रहे हैं, माना हम धातु यूज कर रहे हैं, धातु पढ़ाना है, हमने धातु अपने चारों ओर उस तरह की सामग्री यूज कर रही है, तो उसको बताने के लिए, हम उसको प्रदर्शन करने के लिए जब हम ग्रुप बनाते हैं, हम किस बेस पे बना रहे हैं वो हमें बताना है, ठीक है। सामग्री की व्यवस्था कैसे करना, इसमें के लिए क्या विद्यार्थियों को समझाने के लिए हम जो सामग्री के रूप में, जिसमें हम सामग्री की व्यवस्था कैसे करें, भौतिक मॉडल द्वारा करें या ग्राफिक द्वारा या प्रस्तुतिकरण, संख्यात्मक वर्णन या व्यक्तिगत रूप से संयुक्त अनुभवों को लिखना, तो किस रूप में हमने ये सब किया है, वो सब क्या आता है हमारा ग्रुपिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं उसके बाद ब्रिज बनाना है। किसके ब्रिज बनाना है, ब्रिज कब बनता है, अगर हम वातावरण में देखें ब्रिज कब बनाया जाता है, 2 जगहों को कनेक्ट करने के लिए। पढ़ाई में ब्रिज कब बनाएंगे, मतलब जो हमें पहले आता है और जो हम आगे सीखने वाले हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का निर्माण करेंगे, है ना। 2 चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो मतलब जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, जो बच्चे ने पहले सीखा, मतलब धातु के बारे में अब बच्चा 11वीं क्लास में सीख रहा है, लेकिन उसने 9वीं क्लास में धातु जरूर पढ़ा होगा, 6वीं क्लास से धातु हो जाता है, तो उसने पहले जो पढ़ा था, अब आगे जो पढ़ना है, अब पहले उसने धातु के जर्नल पढ़े थे, अब उसे उसके भौतिक गुण अलग पढ़ने हैं, उसके रासायनिक गुण अलग पढ़ने हैं, यही हो जाता है बड़ी क्लास में जाके स्पेसिफिक। तो जो उसने पहले पढ़ा था और जो अब वो पढ़ने वाला है, भौतिक और रासायनिक गुण अब पढ़ने वाला है, तो पहले वाले गुणों अब वाले गुणों के बीच में क्या करना है, उनके बीच में एक सेतु को निर्माण किया जाता है जो उन दोनों ज्ञान को आपस में जोड़ सके। तो विद्यार्थी पूर्व ज्ञान तथा अपने जो कुछ वे सीख पाएंगे उनमें एक सेतु निर्माण करने की प्रक्रिया है सेतु, ठीक है, या ब्रिज। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो है
हम कैसे कर सकते हैं, छात्रों को समाधान, किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं, लेकिन समस्या सिंपल होनी चाहिए। जैसे धातु के हम भौतिक गुण दिए हैं, तो वो क्या है, एक समस्या की भौतिक गुण क्या है, बच्चों के लिए एक समस्या है, उसका समाधान कैसे करेंगे, जो उससे पहले पता है, उसने देखा कि धातु में चमक है, बज रहे थे, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों को समाधान के लिए साधारण सी समस्या देखिए एक इस तरह से। दूसरे क्या है, हम माना हम धातु ही टॉपिक ले रहे हैं, हम उसके गुण को जाना चाहते हैं, तो हम पूरी कक्षा में क्या करेंगे, डिबेट कराएंगे, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह की बातें करेंगे, और जो जो करेंगे हम उसकी क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रिज का निर्माण कर सकते हैं। जो भी निष्कर्ष लिखा उसके, जो बच्चों को नहीं पता उसके बेस में आगे बता सकते हैं। ठीक है, पूरी कक्षा में बहस कर या अन्य कोई खेल में सूची बना सकते हैं, या सूची तैयार करके हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन पर्सन। ठीक है, तो क्वेश्चन या पर्सन में क्या है कि हम अपने ज्ञान के निर्माण के लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है अधिगम डिजाइन के लिए हर तत्व, जितने भी हमारे 6 तत्व हैं, उन सब से क्या हो सकते हैं, पर्सन किए जा सकते हैं, पर्सन बन सकते हैं या पर्सन हो सकते हैं। जैसे कौन से मार्गदर्शन पर्सन, कौन से ऐसे क्वेश्चन का प्रयोग किया जाए, कुछ से ऐसे क्वेश्चन हो जो हमारी जो परिस्थिति से परिचित कराएं। सबसे पहले क्या था, जब हमने निर्माण करना है तो क्या परिस्थिति बनाना है या वातावरण बनाना है, तो कौन से ऐसे क्वेश्चन प्रयोग किए जाएँ जो परिस्थिति से परिचित करा दें, हमें परिस्थिति के बारे में बता दें, समूह की व्यवस्था करा दें, हमारे ग्रुप बना दें। ठीक है, ऐसा कौन से जिसके बेस पे हम ग्रुप बना दें, माना हम पूरी कक्षा के बेस पे बना रहे हैं, हम कोई उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर के बेस पे बना रहे हैं, तो कौन से ऐसे क्वेश्चन हम क्रिएट करें, ब्रिज का निर्माण कर लें, हमारा अधिगम सक्रिय रूप से जारी रहे, उसमें एक्टिव बना रहे हैं अधिगम, ऐसे क्वेश्चन बनाना। उसके बाद प्रदर्शन करना कि हम जो बच्चे सोच रहे हैं, जो बच्चों ने सीखा है उसका उनके सामने प्रदर्शन करना, उनका प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करना आदि इस तत्व में शामिल होते हैं। आज सब तत्वों के क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, सब तत्वों से क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जब हम क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो अब हम बच्चे किस तरह से काम करते हैं, तो उन्हीं के सामने उनका चित्र रख देते हैं, उन्हीं के सामने उन्हीं के बारे में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, किसी चीज़ को बताना। ठीक है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उनके चिंतन का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है, वो कैसे सोचते हैं। जब उन्होंने क्या किया, ब्रिज निर्माण के समय उनसे बहस कराई गई, समस्या का समाधान कराया गया, तो बच्चों के चिंतन वहाँ पे पता, जब क्वेश्चन से आंसर पूछे गए तो बच्चों के चिंतन वहाँ पे पता चलता है। तो कैसे चिंतन करते हैं ये उनको स्वयं बताना, ताकि बच्चे अपने बारे में जान सकें कि वो ज्ञान का निर्माण किस प्रकार, वो ज्ञान को किस तरह से ले रहे हैं, सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या इम्प्रूव करना है, तो वहाँ से उनको पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें करते क्या है, इसमें कार्ड पर, किसी कार्ड पे लिखते थे, किसी कागज़ पर लिख देते वर्णन, किसी कार्ड पर वर्णन लिखा होता है, किसी कार्ड पर लिख देते हैं, या कि उसको शाब्दिक रूप से प्रस्तुत कर दे, शाब्दिक रूप से उन्हें बता देते हैं कि आप किस तरह से क्रियाओं को कर रहे थे, या आपका चिंतन का तरीका ये है। या हम उनका ग्राफ बना देते हैं, या चार्ट के द्वारा, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो दृश्य प्रस्तुतिकरण, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका कर देते हैं, या हम किसी दूसरे के थ्रू उसका अभिनय करा देते हैं, भूमिका निर्वाह द्वारा कोई मॉडल बनाकर आदि बनाकर भौतिक प्रस्तुतिकरण आदि शामिल होता है। इन सब क्रियाओं के द्वारा हम उनका क्या करते हैं, चिंतन का प्रदर्शन उनके सामने करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो आ जाता है वो आ जाता है परावर्तन या प्रतिबिंब। परावर्तन प्रतिबिंब का मतलब है कि जब कोई चीज़ उनको बताई जा रही है, तो उनके दिमाग में क्या प्रतिबिंब बन रहा है, क्या इमेज बन रहा है। जैसे अगर मैं आपके सामने गाय बोल रही हूँ, तो आपके दिमाग में गाय का प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा तो नहीं है आपके दिमाग में मैंने गाय बोला सेब का प्रतिबिंब बन रहा है। तो यही प्रतिबिंब, जब कोई चीज़ समझाई जा रही, कोई परिस्थिति के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, तो उनके दिमाग में क्या प्रतिबिंब बन रहा है, ये इस तत्व में, इस स्टेप में जाना जाता है। ठीक है, ये विद्यार्थियों के परावर्तन या प्रतिबिंब से होता है। मतलब विद्यार्थी का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये कैसा है, विद्यार्थी क्या सोचते हैं जब उन्हें परिस्थिति समझाई जाती है, कोई परिस्थिति समझाई जा रही है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या जब उन्हें दूसरों द्वारा कुछ समझाया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है,
तो वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, या जब दूसरे कुछ प्रदर्शित कर रहे हैं उनके प्रदर्शन करने से विद्यार्थी को क्या स्मरण कर पा रहे हैं, उनको जो चीज़ें मतलब धातु के बारे में कुछ बता रहे हैं, फिजिकल रूप से वो एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्होंने धातु पहले भी देखा होगा, उसको देखते ही उनको बताते हैं, उनके प्रदर्शन करते ही उनको क्या चीज़ें, क्या पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, किस चीज़ों का वो स्मरण कर पा रहे हैं। ठीक है, इसमें उनकी कल्पना में विद्यमान छवि और उनके आंतरिक, उनकी कल्पना में छवि कैसी तस्वीर है, ये जो वो आंतरिक वार्तालाप करते हैं, जो वो अपने से बातें कर, किसी परिस्थिति को देख के अपने में बातें कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है, ऐसे काम करती हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, आगे है, उसके बाद उसने कक्षा में सीखा, कक्षा से जब बाहर निकलता है तो विद्यार्थी का दृष्टिकोण कैसा होगा, उसने क्या कौशल लिया और उसका अवधारणा लेकर जाएगा, क्या क्या लेके वो कक्षा से बाहर जाता है, तो ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है, विद्यार्थी ने आज क्या सीखा है कि वो कल भूल ना जाए, विद्यार्थी ने ऐसा क्या सीखा है कि वो लंबे टाइम तक भूलेगा नहीं। कुछ चीज़ें होते हैं हम तुरंत सीखते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, मतलब हमें हमारा उसका हमारे ऊपर इतना इफेक्ट ही नहीं होता, इतना प्रभाव ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं हम एक बार सीखते हैं और हमें बरसों याद रहती हैं, ज़िंदगी भर वो चीज़ें याद रहती हैं। मतलब जिस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर जितना ज़्यादा पड़ता है वो चीज़ हमें उतने लंबे टाइम तक याद रहती है। माना किसी ने बचपन में तुम्हें गाली दी, चांटा मारेगा, तुम्हें मरते दम तक, जब तुम मरे नहीं तब तक वो चीज़ याद रहने वाली, मतलब तुम्हें वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी, बहुत बुरी लगने का मतलब तुम्हारे ऊपर उसका बहुत प्रभाव पड़ा था, इसलिए। ठीक है, तो ऐसे ही ये बोलना चाह रहा है, कल वो भूलेंगे नहीं, वह पहले क्या जानते थे और अब वो क्या जानना चाहते हैं। मतलब जैसे वो धातु के बारे में जानते थे कि धातु बजती, अब ये जानना चाहते बजती क्यों है, इसमें आवाज़ क्यों आती है ना, क्या जानना चाहते हैं। और जब मैंने उन्हें कुछ चीज़ बताई, प्रदर्शित किया, तो वो क्या जाने हैं, ये सब तत्व इसका हिस्सा होते हैं। किसका? प्रदर्शन का, प्रदर्शन नहीं, इसका परावर्तन का या प्रतिबिंब का। तो ये इसके कितने हो गए, ये इसके तत्व हो गए, और इन तत्वों के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे निष्कर्ष क्या निकल जाएगा कि निर्मितीवाद ज्ञान का निर्माण करने पर बल देता है। किसका? ज्ञान के निर्माण करने पर बल देता है। निर्मितीवाद तत्वों को याद करने या रटाने को साफ साफ नकारता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सभी 6 तत्व, निर्मितीवाद के कितने तत्व हैं? 6 तत्व। सभी 6 तत्व आपस में एकीकृत और समग्र रूप से कार्य करते, एकीकृत हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, समग्र रूप से कार्य करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे निर्मितीवाद, और इसी के साथ में ये लेक्चर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम मैथ्स के लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।